+1 फिजिक्स में हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन करने जा रहे हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हम बात करेंगे कि इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग डेली लाइफ में देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो ये बताते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। जैसे कि अब आप देखें कि जैसे हम वॉक करते हैं तो हमारा जो फीट होता है, ऐसे जो मैंने आपको रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर में भी बताया था कि जो हमारा फीट है उसकी कोशिश होती है कि वो अर्थ को पीछे को धकेले। अंडरस्टैंड? इसका काम है, एक्शन कहाँ को हुआ? पीछे को। और इसका रिएक्शन क्या हुआ? आगे को। रिएक्शन क्या हुआ इसका? आगे को। एक्शन किसने किया? एक्शन किया फीट ने। अंडरस्टैंड? और जब हम इसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में लेते हैं तो ये इसका रिएक्शन आता है। मान लो आपने फोर्स F लगाई और रिएक्शन आगे को हुआ, ऐसे ही हम देखते हैं इसको। तो इस केस में भी अगर एक एग्जांपल देख रहे हैं तो कि एक्शन का रिएक्शन है, परंतु एक्शन पीछे को हो रहा है, रिएक्शन आगे को हो रहा है। एक्शन और रिएक्शन इक्वल हैं परंतु बट दे आर डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। दूसरी बात यह है कि इसने जो फोर्स लगाई है, किसने? फीट ने जो फोर्स लगाई है वो अलग सरफेस के ऊपर लगाई है, वो सरफेस अलग है। और इस सरफेस ने जो फोर्स लगाई है फीट के ऊपर, वो फीट जो है वो भी अलग सरफेस है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट सरफेस के ऊपर लग रही हैं। अंडरस्टैंड? वो क्या है? डिफरेंट सरफेस के ऊपर लग रही हैं। और इन दोनों का, और ये डिफरेंट सरफेस के ऊपर लग रही हैं, इसलिए ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल नहीं करेंगी। क्या नहीं करेंगी? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल नहीं करेंगी। तो पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि एक्शन एंड रिएक्शन क्या है? एक्ट ऑन डिफरेंट सरफेस ऑफ बॉडीज। डिफरेंट सरफेस ऑफ बॉडीज के ऊपर काम कर रही हैं। और अगर सेम सरफेस के ऊपर काम करें, और इफ डिफरेंट सरफेस के ऊपर काम कर रही हैं, और दूसरा they do not cancel the effect। समझने की बात है ये। do not cancel the effect of each other if they act on a different सरफेसेस। अगर वो डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर काम कर रही हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगी। और साथ में क्या है? अगर वो एक ही सरफेस के ऊपर काम कर रही हैं, इफ दे एक्ट ऑन सेम सरफेस, अगर वो सेम सरफेस के ऊपर काम कर रही हैं, देन रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। देन रिजल्टेंट ऑफ फोर्स विल बी जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। अभी हम इसको एनालाइज कर रहे हैं
किसको, न्यूटन्स थर्ड लॉ को, कि एक्शन का क्या है, रिएक्शन है, और एक्शन जो है वो अलग फेस के ऊपर लग रहा है और रिएक्शन जो है वो भी अलग फेस के ऊपर लग रहा है। और अगर वो अलग फेस के ऊपर लग रहे हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर वो सेम फेस के ऊपर लगते हैं, कि वहीं एक्शन है, वहीं उसी बॉडी के ऊपर एक्शन है, इसके ऊपर ही एक्शन है और इसी के ऊपर रिएक्शन है, तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में रिजल्टेंट फोर्स जो है वो होगी 0। परंतु इसमें एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे, उस केस में ये रिजल्टेंट ऑफ फोर्स विल बी 0। अंडरस्टैंड। अब क्या है कि जब मान लो ये बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ये इससे ये इधर को फोर्स लगा रही है F1 बॉडी B के ऊपर, और बॉडी B जब इसने फोर्स लगाई तो इसने भी इसके ऊपर रिएक्शन लगाया A के ऊपर। अब देखो ये दोनों फोर्सेस किस ओर काम करेंगी, अकॉर्डिंग टू द लाइन, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, एक्ट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, जो इनका सेम लाइन ऑफ एक्शन है इसकी ओर काम करेंगी। मान लो ये बंधी हुई है तो ये एक्ट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, मीन्स दीज लाइन ऑफ एक्शन विल बी ज्वाइन देयर सेंटर, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इनके सेंटर को ज्वाइन करेंगी। अंडरस्टैंड, आ रही बात समझ में। तो हम ये कहेंगे कि तीसरा पॉइंट ये होगा इसमें कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स along same line joining the center of body, centers of body, दोनों की बॉडी के सेंटर को मिलाए। अंडरस्टैंड। अब चौथा क्या है, चौथी कंडीशंस क्या है इसमें, चौथी कंडीशंस ये है कि फोर्स आइसोलेटेड फोर्सेस, isolated forces does not exist, isolate force does not exist in nature, नेचर में आइसोलेट फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि किसी के ऊपर जब आप फोर्स लगाएंगे तो उसका क्या होगा, रिएक्शन होगा, और रिएक्शन भी क्या है, एक प्रकार की फोर्स है। अगर मान लो ये बॉडी अर्थ के ऊपर रखी हुई है तो ये नीचे को काम कर रही है, mg है, इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या हुआ, n। तो दोनों ही फोर्सेस जो हैं वो आइसोलेट नहीं हो गए, अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे कि हम बोलें कि mg अकेला एग्जिस्ट करेगा, नो, साथ में इसके नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। और दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है कि टाइप्स ऑफ फोर्स सेम होगी, टाइप्स ऑफ फोर्स विल सेम। अगर मान लो इस बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को काम कर रही है, इसके कारण जिसके ये नीचे को काम कर रहा है, तो उसी ग्रेविटेशनल का रिएक्शन जो है वो ऊपर को होगा। मीन्स टाइप ऑफ फोर्स दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों फोर्सेस जो राइज हुई हैं दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ने इसको नीचे की ओर अट्रैक्ट किया और इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये ऊपर को काम किया, परंतु फोर्स क्या थी, दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स थी। नेचर टाइप ऑफ फोर्स जो थी वो सेम होगी। वैसे ही अगर न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, अगर एक न्यूक्लियर फोर्स दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर फोर्स एक न्यूक्लियर फोर्स लग रही है तो उसका रिएक्शन भी न्यूक्लियर फोर्स ही होगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर उसका एक्शन न्यूक्लियर फोर्स है तो उसका रिएक्शन भी न्यूक्लियर फोर्स होगा। और लास्ट जो है, जो मेन है, दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट
अपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये न्यूटन्स लॉ के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, और इसको हम जनरली, इसको जब आपने लिखना है तो इसकी डेफिनेशंस आपने लिखनी है कि अगर मैं लिखने की बात करूं तो लिखना आपने यहाँ से है, डेफिनेशंस क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का क्या है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। जैसे लेट एफ ए बी द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी, एक्टिंग ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए। बॉडी बी के कारण ए के ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है, एफ ए बी वी द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बी ड्यू टू ए, एंड एफ बी ए इज द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ए के ऊपर एक्ट हो रही है ड्यू टू बी, एंड एफ बी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बी ड्यू टू ए के कारण। देन तब क्या होगा, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ये हुआ। व्हाट इज दिस, दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस में आपने ये तो लिखना है, साथ में आपने ये कंडीशंस लिखनी है। कंडीशंस क्या है, एक्शन एंड रिएक्शंस एक्ट ऑन डिफरेंट सरफेस ऑफ बॉडीज। पहली कंडीशन ये है कि अगर हम दीवार के ऊपर ये फोर्स लगा रहे हैं, जैसे आदमी कोई मैन है, उसके ये फीट है, मान लो जैसे हम ये दीवार को हम क्या कर रहे हैं, ये दीवार है, इसको हम पुश कर रहे हैं, ऐसे पुश कर रहे हैं, तो यहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं। ये क्या है, एक्शन है, ये क्या है, एक्शन है, और ये दीवार भी एक रिएक्शन लगाएगी। अब रिएक्शन किसके सरफेस के ऊपर लगाएगी, ये जो आपके हाथ के ऊपर, इट विल एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ योर हैंड। और इसका एक्शन कहाँ है, इसका एक्शन है ऑन द सरफेस ऑफ द बॉल। सो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द डिफरेंट सरफेस ऑफ बॉडी। सेकंड इज दे डू नॉट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर इफ दे एक्ट ऑन द डिफरेंट सर्फेसेस। अगर वो डिफरेंट सर्फेसेस के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, जैसे ऐसे हैं, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे। और अगर वो सेम बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। जैसे कि अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये मान लो प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर कोई ये इंसान खड़ा है, ठीक है। अब इसकी क्या ये एक्शन और रिएक्शन पेयर है कि नहीं, तो इसके लिए क्या है कि ये जो इसका वेट है दैट इज एक्टिंग ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। अब फीट जो हैं, फीट के ऊपर भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, अंडरस्टैंड, फीट के ऊपर भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और वेट भी नीचे को काम कर रहा है। तो इस केस में क्या ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर हैं, तो इसका आंसर होगा नो। क्यों, क्योंकि वेट भी सेम बॉडी के ऊपर काम कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन भी सेम बॉडी के ऊपर काम कर रहा है। तो इस केस में हम कहेंगे कि जो नेट फोर्स है, इफ दे एक्ट ऑन द सेम सरफेस देन रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स विल बी जीरो। परंतु अब इसका हम देखें
कि एवरी एक्शन का रिएक्शन है। अगर ये वेट नीचे को काम कर रहा है तो इसी नेचर की फोर्स होनी चाहिए। तो इस नेचर की फोर्स कहाँ है, एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ से ही इसका क्या आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आएगा, क्योंकि ये सेंटर की ओर अट्रैक्ट हो रही है, इसीलिए इसका रिएक्शन भी इसका भी एक्शन नॉर्मल सेंटर से आएगा। अंडरस्टैंड। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इफ दे एक्ट ऑन द सेम सरफेस देन रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स विल बी जीरो। कैसे, अब देखो ये इस साइड को तो इसकी एक्सेलरेशन जीरो, अंडरस्टैंड, वेट नीचे को काम कर रहा है, इसलिए एम जी इज इक्वल टू यू कैन से दैट माइनस एन इज इक्वल टू जीरो। ये नीचे को काम कर रहा है और ये ऊपर को, तो एक्सेलरेशन तो नहीं हुई, तो इसलिए एम जी इज इक्वल टू माइनस एन इज इक्वल टू जीरो। तो अब वैसे ही एक्शन एंड रिएक्शंस एक्ट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शंस, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ बॉडीज, कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा उस लाइन की ओर काम करते हैं जो लाइन उन दो बॉडीज़ को मिलाती है। जैसे मान लो कि ये बड़ी बॉडी है, ये छोटी बॉडी है, ये फोर्स इसके ऊपर लगा रही है, किसके ऊपर, बी बॉडी के ऊपर, तो यहाँ जो एक्शन है वो जो इसके सेंटर को मिला रहा है, अगर ये इस साइड को काम, यहाँ पर इसका एक्शन हो रहा है तो इसी लाइन के अलॉन्ग इसका भी एक्शन होगा, दैट इज एफ बी ए इज इक्वल टू एफ ए बी, अंडरस्टैंड, माइनस में। तो इसलिए इस केस में भी आप लोग ये कह सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट अलोंग द सेम लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ बॉडी। सेकेंड इज आइसोलेटेड, नेक्स्ट इज आइसोलेटेड फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, कि आइसोलेटेड फोर्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जो भी फोर्स एग्जिस्ट कर रही है वो पेयर में कर रही है, एफ ए बी एक फोर्स आ रही है, एफ बी ए दूसरी फोर्स आ रही है, एक्शन एंड रिएक्शन दे एग्जिस्ट इन पेयर। नेक्स्ट इज फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स, ये भी आप लोग कह सकते हैं। और थर्ड नेक्स्ट इज 6 टाइप्स ऑफ फोर्स विल सेम टाइप की फोर्स होनी चाहिए। अगर हम लोग किसी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी क्या देगा आप, वो उसका भी रिएक्शन क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। और यहाँ लास्ट जो है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शंस, की एक्शन और रिएक्शन जो है वो इक्वल हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शंस हैं। तो इस ढंग से ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हुआ। इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों ने बुक से देख लेने हैं, टेक्स्ट बुक से, तो वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि आप लोग जैसे बोट से छलांग लगाते हैं तो बोट जो पीछे को जाती है और आप आगे को जाते हैं, तो एक्शन जो है वो पीछे को हो रहा है और उसका रिएक्शन क्या है कि आप आगे को जा रहे हैं। वैसे ही अगर आप लोग पानी में स्विमिंग करें तो आपका एक्शन जो है पानी को पीछे धकेलना है और उसका रिएक्शन आगे को, उसका रिजल्ट ये है कि आप आगे को जा रहे हैं। वैसे ट्रक है, ट्रक जा रहा है पीछे को, ट्रक का काम है कि अर्थ को पीछे की ओर धकेलना और उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि वो आगे जा रहा है। वैसे हमारा काम है कि हम अर्थ को पीछे को धकेलना चाहते हैं अपने फीट से और उसका रिजल्ट ये है कि हम आगे जा रहे हैं। तो दैट इज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।